हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, उसको प्रॉपरली समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। जब आप आराम से अपनी बुक से पढ़ोगे तो आप रिलेट कर सको, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से शुरू करने वाले हैं कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर क्या होता है। आपको पता है कंप्यूटर क्या होता है, आप सब यूज़ करते होगे, लेकिन उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको आपको आंसर्स में कैसे लिखना है, वो आपको बताया हुआ है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑफकोर्स कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, केपेबल ऑफ मेकिंग कैलकुलेशंस, बहुत सारी कैलकुलेशंस बहुत ईजिली कर सकते हैं। स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, जितना डेटा आप कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हो उतना डेटा फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते हो, करेक्ट। एंड ब्रिंगिंग आउट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बाय एक्टिंग ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है कि देखो, कंप्यूटर एक मशीन है, अपने आप नहीं चलेगी, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया होगा, पावर पॉइंट यूज़ किया होगा, एक्सेल यूज़ किया होगा, ये सब चीज़ें बेसिक बेसिक आपने यूज़ करी होंगी। जब तक आप कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे कंप्यूटर को, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। एक्सेल में कोई फॉर्मूलेज अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो ब्लैंक ही है, उसमें आपको कुछ नहीं दिखने वाला जब तक आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे। पावर पॉइंट में कुछ भी अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे तो वो खुद से प्रेजेंटेशन बना के नहीं देगी। मशीन है, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, इंस्ट्रक्शंस डालो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सही बात है। उसके बाद है एडवांटेजेस और कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आपको पता है। पहला है स्पीड, राइट। जो चीज़ें आप मैन्युअली करोगे, जितना टाइम आपको एक टास्क को मैन्युअली करने में लगेगा, उससे बहुत कम टाइम कंप्यूटर्स लेते हैं, हाँ या ना। अगर आप कोई कैलकुलेशन मैन्युअली करते हो अभी, राइट, तो अभी आप क्या बोलते हो, काश 11th में 12th में कैलकुलेटर होता तो कितनी जल्दी हो जाता। कैलकुलेटर क्या है तो एक मशीन ही। ऐसे कंप्यूटर्स में भी आप बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है फटाफट से, कंप्यूटर्स रिक्वायर फार लेस टाइम देन ह्यूमन बींग्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क। दैट्स ट्रू। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स टेक इनटू अकाउंट अ सेकंड और मिनट एज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप बोलते हो कि यार मुझे इस काम को करने के लिए कुछ सेकंड्स चाहिए, कुछ मिनट्स चाहिए, हाँ या ना। इस क्वेश्चन को, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए 2 मिनट चाहिए, बोलते हो या नहीं बोलते। लेकिन कंप्यूटर्स सेकंड्स या फिर मिनट्स में बात नहीं करता, वो किस में बात करता है? बट कंप्यूटर्स हैव सच अ फास्ट ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी दैट द रेलेवेंट यूनिट ऑफ टाइम इज फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। तो कंप्यूटर्स जो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए लेता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लेता है। आप नॉर्मली बात ही करते हो सेकंड्स और मिनट्स में, वो बात करता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है। सो सेकंड इज एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स की एक्यूरेसी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होती है, वो एक मशीन है। यस और नो। आप फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स में बैलेंस शीट मैच नहीं कर पा रहे, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन कंप्यूटर्स में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, राइट। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच कॉम्प्यूटेशंस आर मेड। टास्क को कंप्लीट करने की एक्यूरेसी कंप्यूटर्स में ज्यादा है देन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। एंड ऑपरेशंस आर परफॉर्म। द कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स इफ इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर्ली गिवन, राइट। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली दिए हैं तो फिर वो खुद से गलती नहीं करेगी। जो भी कंप्यूटर्स में मिस्टेक्स होती है वो एक्चुअली ह्यूमन एरर होता है। आपने प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, इसीलिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द एरर्स इन द कंप्यूटर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम अकर बिकॉज ऑफ बैड प्रोग्रामिंग विच इज अ ह्यूमन एरर। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम ही उसकी प्रोग्रामिंग ही गलत करी है तो फिर तो ऑफ कोर्स वो इंफॉर्मेशन आपको गलत देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जब एक्सेल बना था, राइट, एक्सेल की प्रोग्रामिंग हुई होगी। कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, करेक्ट है। अगर आपने प्रोग्रामिंग करते टाइम ही कोई इंस्ट्रक्शंस गलत डाल दिए, मान लो आपको प्रोग्रामिंग करनी थी एडिशन की, एडिशन की जगह आपने प्रोग्रामिंग कर दी सब्ट्रैक्शन की, तो ऑफ कोर्स आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो गलत मिलेगी। लेकिन क्या वो कंप्यूटर की गलती है? नहीं, आपके प्रोग्रामिंग की गलती है, दैट इज अ ह्यूमन एरर। तो कंप्यूटर्स खुद से गलती नहीं करता, जो गलती होती है दैट इज अ ह्यूमन एरर, राइट। थर्ड आपका क्या है? रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे आप देख लो, ठीक है, आप अगर थक गए, आपका काम करने का मन नहीं है, चलो मन नहीं कर रहा, मान लो एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे का एग्जाम है, लास्ट के 1 घंटे में दिमाग स्लो हो गया, थक गए हो, कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही है, क्या करें भाई?
गलत हो जाएगा। लेकिन क्या कंप्यूटर्स में ऐसा होता है? कंप्यूटर्स नहीं थकते हैं, कंप्यूटर्स बोर नहीं होते हैं, तो आप उनसे जितने मर्जी बार सेम काम करवा लो वो आपको उतने ही एक्यूरेसी से वो काम करके देंगे। तो दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स, राइट। देखो, कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस, बोर्डम और फटीग। वो थकते बोर नहीं होते हैं, ठीक है। Therefore, they are more reliable than human beings, right? The next one is versatility. Versatility का मतलब क्या है? All rounder. Computers all rounder है भाई, वो हर जगह यूज हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरा यूसेज है कि मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो मैं कंप्यूटर्स को यूज कर सकता हूँ। किसी और का यूसेज है कि उनको साइंटिफिक पर्पस के लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए चाहिए, किसी को बिजनेस में चाहिए, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग बिजनेस, लेकिन कंप्यूटर्स क्या है? हर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो वर्सेटाइल है। जैसे आप मान लो ह्यूमंस जो है वो हो सकता है एक फील्ड में एक्सपर्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो शायद मैं साइंस नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन कंप्यूटर्स क्या वर्सेटाइल है, वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो फटाफट से, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क, स्मॉल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। बेशक वो सिंपल सा टास्क हो कि 2+2 चाहिए आपको, तब भी वो आपको 4 ला के देंगे। अगर आपको कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है, किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए चाहिए, तो भी वो आपको करके देंगे। तो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, कंप्यूटर्स आपको टास्क कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। It is used in various fields like business, scientific, technology, etc. for various purposes. Last point है storage and retrieval. Storage and retrieval का मतलब क्या है? Storage का मतलब है कि let's say अगर आपको physically डेटा संभाल के रखना है तो कितनी सारी फाइल्स हो जाती है, हाँ या ना। लेट्स से जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स, बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल थी, आपको फिजिकली नहीं संभाल के रखनी थी। लेकिन जब ऑफलाइन स्कूल्स होते थे, पहले की बात कर रहा हूँ, जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो कितनी सारी बुक्स आपको स्कूल लेके जानी होती है, कितनी सारी बुक्स आपको संभाल के रखनी होती है, कितने सारे रजिस्टर्स होते हैं। अब क्या हो रहा है? बुक्स सारी पीडीएफ में अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ संभाल के रखना नहीं है, हाँ या ना। ऐसे कंप्यूटर्स में होता है, इतना सारा डेटा आप कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हो जितना आप फिजिकली स्टोर नहीं कर सकते। रिट्रीवल का मतलब क्या है यहाँ पे? रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? रिट्रीवल का मतलब जैसे फिजिकली अगर आप कोई रजिस्टर्स मेंटेन करते हो, कुछ बुक्स मेंटेन करते हो, तो वो अगर गुम हो जाए तो वापस नहीं मिलेगी, हाँ या ना। लेकिन कंप्यूटर्स में क्या होता है? कंप्यूटर्स में आप उसका बैकअप मेंटेन कर सकते हो। अगर कोई फाइल गुम भी हो जाए, आपको वापस मिल सकती है अगर आपने उसका बैकअप मेंटेन किया है, यस और नो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस और होते हैं, लेकिन मेन एडवांटेज मैंने आपको बता दिए। अब कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या है लिमिटेशंस? लैक ऑफ कॉमन सेंस। अब कंप्यूटर्स में खुद की कोई कॉमन सेंस नहीं होती है। मतलब कि भाई देखो, लेट्स से कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्यूटर्स को दिए हैं, जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स में हो रखी है, जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर्स के हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। खुद का वो बिल्कुल भी कॉमन सेंस यूज नहीं करेगा। अगर आपने जो इंस्ट्रक्शंस डाले होंगे, मान लो आपने प्रोग्रामिंग करी है कि 2+2 = 5, तो अगर आप 2+2 उससे पूछोगे तो वो आपको आंसर 5 ही देगा, हाँ जी, वो खुद से 4 नहीं बोलेगा। अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आपने प्रोग्रामिंग करते टाइम लिख दिया कि भाई 2+2 5 होता है, तो वो आपको 2+2 5 ही आंसर देगा। तो उसका खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं है। वो क्या कर रहा है? हमारे ही इंस्ट्रक्शंस पे काम करेगा। हमने जो प्रोग्रामिंग करी है, हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, वही काम वो कंप्यूटर हमें करके देगा, ठीक है। सेकंड है आपका लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर्स खुद से कर ही नहीं सकते। मतलब लेट्स से जैसे आप अकाउंटेंट हो, आपको डिसाइड करना है कि डेप्रिसिएशन के लिए WDV यूज करूं या SLM यूज करूं, तो आप बहुत सारी चीजें सोचोगे आपके बिजनेस के लिए क्या सही है, कौन सी मशीन पे कौन सा मेथड लगना चाहिए, हाँ या ना। क्या कंप्यूटर्स ये सब कर सकते हैं? कंप्यूटर्स आपको नहीं बताएंगे कि इस मशीन में लगाओ WDV, इस मशीन में लगाओ SLM, नहीं। खुद से वो डिसीजन ले ही नहीं सकते, डिसीजन आपको लेने होंगे। बात समझ में आई? देखो, कंप्यूटर्स विल हेल्प यू टेक डिसीजंस। कंप्यूटर्स आपको डेटा दे देंगे, उसके बेसिस पे डिसीजन तो ह्यूमंस को लेने होंगे। कंप्यूटर्स अपना डिसीजन कभी भी खुद नहीं लेगा, ठीक है, बट दे कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, राइट। Decision making is a complex process involving information, intelligence, analysis, etc. And computers do not possess all these essentials of decision making. Computers के पास decision making power बिल्कुल भी नहीं होती है, सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट है lack of IQ, मतलब उसमें अपने खुद का कोई भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होता है। मतलब लेट्स से अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ काम करना है ना, जैसे कोई सिचुएशन आपके सामने आई है और आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसकी रीजनिंग देनी है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। कंप्यूटर्स ये सब चीजें नहीं कर सकते भाई, डम होते हैं कंप्यूटर्स खुद से। जब तक आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कंप्यूटर्स आर डम डिवाइसेस विद 0 IQ. They cannot visualize and think what exactly to do under a particular situation unless they have been programmed to tackle that situation.
सब कुछ आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्रामिंग कैसे करी है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग करी होगी वैसे वो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर मूवी देखी थी रोबोट, यस और नो, तो जैसे रोबोट को प्रोग्राम किया गया था वो वैसे ही परफॉर्म करेगा, खुद से डिसीजन वो नहीं ले सकता। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट इज हाई कॉस्ट, ऑफ कोर्स राइट। आज भी ऐसा है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी भी वो बहुत सस्ता नहीं आता है कि कोई भी अफोर्ड कर लेगा। करेक्ट बात है। लेट्स से अगर आपका छोटा सा एक शॉप है, आप बिजनेस है, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? शायद नहीं कर सकते। मिनिमम 40-50,000 रुपीज़ का कंप्यूटर आएगा। सारे बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस अगर अफोर्ड कर भी लिया तो क्या सबको कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं। तो फिर आपको कोई पर्सनल रखना पड़ेगा, मतलब कोई एक्सपर्ट रखना पड़ेगा जो उस कंप्यूटर को ऑपरेट करे। तो कॉस्ट आपकी बढ़ती ही जाती है, राइट। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नॉट ऑल कैन अफोर्ड इट। बिसाइड्स दिस, huge money is required to get trained staff to ensure efficient and effective use of computer system. So ये कुछ disadvantages हैं, ये कुछ limitations हैं, बहुत ही common चीजें हैं। Yes or no, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाला नहीं था। नेक्स्ट आ जाओ एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। 3 एलिमेंट्स मेन होते हैं। हार्डवेयर, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जो आपका मॉनिटर होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, ये सब किस में आता है? हार्डवेयर में। सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आप कंप्यूटर खरीद के ले आओगे, आप लैपटॉप खरीद के ले आए, तो क्या वो खुद से काम करेगा? नहीं, आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर वर्क नहीं करता है। जैसे आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको टैली का सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर आपको एक्सेल में काम करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए, ऑफिस चाहिए। यस और नो, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करना है, आपको वर्ड का सॉफ्टवेयर चाहिए, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बिना तो ये डब्बा है। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, दीज आर इनटेंजिबल कंपोनेंट्स। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो मैंने हार्डवेयर में क्या लिखा हुआ है कि हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, जो फिजिकल, जिसको आप टच कर सकते हो, टैंजिबल एसेट्स, राइट, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इनटैंजिबल, सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज यूज्ड टू वर्क विद हार्डवेयर, बिल्कुल सही। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंप्यूटर ऑपरेट्स। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली इसके एग्जांपल्स हो गए। लास्ट इज ह्यूमन वेयर। अब मान लो आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो क्या वो खुद से चलेगा? नहीं, उसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमंस चाहिए। यस और नो, ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो थर्ड कंपोनेंट आपका क्या हो गया? ह्यूमन वेयर, राइट। तो 3 कंपोनेंट्स है जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। पहला आपको हार्डवेयर चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये सब कुछ चीजें चाहिए, मशीन हो गई बेसिकली। सेकंड आपका सॉफ्टवेयर है जो उस हार्डवेयर में काम करेगा। थर्ड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको ह्यूमन वेयर चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तीनों एलिमेंट्स क्लियर है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने से पहले 2 टर्म्स का मीनिंग समझना जरूरी है, दैट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर मैं बात करता हूं डेटा की, तो डेटा का बहुत सिंपल सा मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल भी प्रोसेस्ड नहीं है, रॉ डेटा। रॉ का मतलब क्या हो गया? लेट्स से मेरे पास एक आंसर शीट है, मेरे पास एक शीट है, एक डेटा है कि भाई मेरे पास सबके मार्क्स हैं। मान लो आपके मेरे पास मार्क्स हैं, फर्स्ट टर्म के आपके मार्क्स आ गए 40, 38, 35, 36, 37, ये सब चीज़ दे रखी है। तो ये मेरे पास रॉ डेटा है, मेरे पास सब बच्चों का डेटा आ रखा है, ठीक है, कि हर स्टूडेंट ने इतना इतना मार्क्स स्कोर किया है। तो वो प्रोसेस नहीं है। क्या मैं कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ? नहीं, दैट इज प्योर डेटा, सिंपल इंफॉर्मेशन। करेक्ट है, ठीक है। तो डेटा इज द रॉ एंड अनऑर्गेनाइज कॉम्पोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो अभी बिल्कुल रॉ है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इट कैन बी प्रेजेंट इन एनी फॉर्म दैट मे और मे नॉट बी यूजफुल। जैसे एम्प्लॉयज, आपके ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, इनका ये नाम है, ये सैलरी है, ये यहाँ रहते हैं, तो ये डेटा है। लेकिन इन डेटा का मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ रॉ डेटा है। इसको मुझे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जब मैं उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करता हूं। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास आपके मार्क्स का डेटा था, पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं सबके मार्क्स मेरे पास है, ठीक है, वो मेरा डेटा है, बिल्कुल डेटा है। लेकिन मैंने प्रोसेस किया कि 90 से अबव कितने बच्चों के हैं, 85 to 90 कितने बच्चों के हैं, 100 कितने बच्चों ने स्कोर किए हैं, इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज कितने बच्चों के। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ। सिमिलरली जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ, एम्प्लॉयज के नाम, एम्प्लॉयज के घर का एड्रेस, एम्प्लॉयज की सैलरी, उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं उसको प्रोसेस करूँ, अच्छा इतने एम्प्लॉयज हैं जो इतनी सैलरी ले रहे हैं, इससे ज्यादा सैलरी ले रहे हैं, इतने से इतने ब्रैकेट में सैलरी ले रहे हैं, अच्छा इतने एम्प्लॉयज हैं जो इस लोकेशन में रहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन है। कैसे ना, तो मेरे पास जो डेटा था उसको मैंने क्या किया, प्रोसेस किया।
यस और नो, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया, वो एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन से आप कोई डिसीजन ले सकते हो, सिंपल डेटा से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अनऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। लेकिन जब डेटा को प्रोसेस करते हो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन इज द डेटा विच इज प्रोसेस्ड एंड इज यूजफुल। डेटा का कुछ खास यूज आप कर नहीं सकते, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखो, मैं आपके एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओगे। आपके क्लासरूम्स में क्या होता है? देखो, मान लो आपके टीचर ने आपका कोई टेस्ट लिया है। अब टेस्ट ले लिया, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ है, आप टेस्ट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो, तो टीचर क्या कहती है? एक मॉनिटर को बोल देगी कि सब बच्चों का टेस्ट कलेक्ट करो, राइट। तो क्या होगा? एक मॉनिटर सब बच्चों का टेस्ट कलेक्ट करके टीचर को देगा। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने डेटा कलेक्ट किया, मॉनिटर को बोला और मॉनिटर ने डेटा कलेक्ट करके टीचर को दे दिया। टीचर के पास अब डेटा आ चुका है, जो टेस्ट आपने दिया है वो एक डेटा है, ठीक है। अब टीचर क्या करेगी? उस टेस्ट को चेक करेगी, बिल्कुल चेक करेगी। उसके बाद वो अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में उसको अपलोड करेगी कि इतने बच्चों के इतने मार्क्स आए हैं, इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, 90% से ऊपर इतने मार्क्स है। तो उन्होंने क्या किया? उस डेटा को प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, हाँ या ना। उनके पास तो पहले सिर्फ एक पेपर था, उसको चेक करा, मार्क्स डाले, अपलोड करे, फिर देखा किसके हाईएस्ट हैं, कितने परसेंटेज बच्चों ने कितने परसेंटेज मार्क्स स्कोर करे हैं, 90% से ऊपर कितने बच्चों ने स्कोर करे हैं, वो सब उन्होंने इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, अपने लैपटॉप में स्टोर किया और फिर चेक करने के बाद, प्रॉपर सब कुछ करने के बाद आपको कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ जी आपके मार्क्स इतने इतने हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम था ना, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि रिलेट कैसे करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स का मतलब कुछ हार्डवेयर जैसे लैपटॉप, कुछ सॉफ्टवेयर्स जो आपके लैपटॉप में सॉफ्टवेयर्स होंगे, उसको ऑपरेट करने वाले लोग मतलब पीपल, कुछ प्रोसीजर, जैसे टीचर ने मॉनिटर को बोला था कि कलेक्ट करो, तो वो एक प्रोसीजर है कि मॉनिटर सबके टेस्ट कलेक्ट करेगा, फिर टीचर को देगा, टीचर उसके बाद चेक करके सिस्टम में अपलोड करेगी। तो ये प्रॉपर एक क्या चल रहा है? प्रोसीजर चल रहा है। और प्रोसीजर में क्या क्या है? एक ह्यूमन वेयर है मतलब टीचर, लैपटॉप था डेटा को स्टोर करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर होगा, मान लो कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल में डेटा को स्टोर किया। तो ये सारे क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ में आया? दोबारा से पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स मतलब ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर, पीपल, वही सब चीजें। फॉर कलेक्टिंग, पेपर कलेक्ट किया था, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लेट्स से अगर किसी बिजनेस ने सेल्स करी है तो सेल्स का डेटा कलेक्ट करना, यस और नो। स्टोरिंग, सिस्टम में स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, मान लो अकाउंटिंग करना। एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना। तो अगर मैं आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मान लो आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो कि भाई परचेज कितनी हुई है, सेल्स कितनी हुई है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, कैश बुक में क्या आ रहा है। तो ये आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल कलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद इसको प्रोसेस करोगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में डालोगे, बैलेंस शीट में डालोगे, आप प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेस करने के बाद जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएगी, आप उसको कम्युनिकेट करोगे। तो ये पूरा जो सिस्टम था, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस में ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, अकाउंटिंग नहीं, बहुत सारे और भी सिस्टम्स होते हैं, राइट। द मेन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज टू कन्वर्ट द रॉ डेटा। सिर्फ एक पेपर थे जो आपने टेस्ट दिया था, वो तो एक रॉ डेटा था, बिल्कुल सही, इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। चेक करने के बाद देखा किसके हाईएस्ट है, किसके लोएस्ट है, किसके एवरेज, किसके क्या। तो दैट इज यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दिया। ऐसे बिजनेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। ओके, जो नेक्स्ट चीज है, जो मेन इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें पढ़ना है, दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कुछ अकाउंटेंट्स होंगे, यस और नो, कुछ इंटर्न्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, तो कुछ हार्डवेयर होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसीजर होगा, उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करने का एक प्रोसीजर होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का एक प्रोसीजर होगा, उसको कम्युनिकेट करेंगे। तो ये सब क्या होगा? दिस इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो ध्यान से पढ़ो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, पीपल एंड इक्विपमेंट। पीपल मतलब समझ गए, जो प्रॉपर एक अकाउंटिंग टीम होगी। इक्विपमेंट मतलब जो आपका लैपटॉप है, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, राइट। डिजाइन्ड टू ट्रांसफॉर्म द फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा मतलब जो आपके, जैसे आपने कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी है, आपने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, एसेट्स, लायबिलिटी, वो सब फाइनेंशियल डेटा है। इनटू इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करना मतलब कि भाई इस महीने कितनी सेल्स हुई है, पूरे साल में कितनी सेल्स हुई है, डेटर्स कितने हैं। आपने सेल कर दी, आप सेल करे जा रहे हो,
आपके पास इनवॉइसेज हैं सेल्स के, जो आपके पास सेल्स के इनवॉइसेज हैं वो एक डेटा है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि कैश सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल्स कितनी है, डेटर्स कितने हैं, यस और नो, पूरे साल में सेल्स कितनी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन, करेक्ट, सो दैट इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर्स। यूजर्स मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सारे यूजर्स हैं। AIS, Accounting Information System, gathers the data from business activities, maintains the records, transforms the data into information and makes the information available to internal as well as external users। वही बात बोल रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट करता है। जैसे कुछ बड़े बिजनेस में क्या होता है, एक सेल्स की टीम अलग होती है, सेल्स की टीम अलग होती है, तो सेल्स की टीम क्या करती है, आपको सेल्स का डेटा देती है, यस और नो, अलग अलग टीम्स होती है जो आपको डेटा देती है, तो आप बहुत सारी टीम से डेटा कलेक्ट करते हो, टैक्स की टीम से टैक्स का डेटा कलेक्ट करते हो, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे और उसको कम्युनिकेट करोगे, करेक्ट बात है। तो ये था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, अगेन वही सब जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले पीपल, भाई आपको लोग तो चाहिए ना प्रोसेस करने के लिए, ये सुनो। उसके बाद है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, आप एक टीम से डेटा कलेक्ट करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, कोई आपसे हायर लेवल का बंदा उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको आप कम्युनिकेट करोगे, तो ये प्रॉपर एक प्रोसीजर बिजनेस में सेट होता है, बिल्कुल सही। डेटा, ऑफ कोर्स, किसको प्रोसेस करोगे भाई, डेटा तो चाहिए। सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर जो आपका टैली है, जैसे सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, क्विक बुक्स है, सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप है, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि भाई जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, आप कुछ अकाउंटिंग का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो उस पर कंट्रोल्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी आगे कुछ भी चेंजेस कर दे, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास अथॉरिटी होती है जो चेंजेस कर सकते हैं। फटाफट से हम एक बार रीड करते हैं। देखो पीपल में क्या है, दिस इंक्लूड ऑल द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के यूजर्स कौन है, यूजर्स का मतलब क्या हुआ कि उस अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कौन कौन कर सकता है। जैसे अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स उसमें कुछ डेटा फीड करेंगे, ठीक है। अब मान लो किसी मैनेजर को कुछ डेटा चाहिए तो वो भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो कौन कौन से यूजर्स हैं जो उस अकाउंटिंग सिस्टम में है, सारे नहीं होंगे, ये नहीं कि कोई भी उसको यूज कर रहा है। जैसे आप हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने डेटा फीड किया, आपने उसको चेक किया, ठीक है, आप एक यूजर हो। मान लो कोई कंपनी का मैनेजर है, उसके पास भी अथॉरिटी है कि हाँ वो भी अकाउंटिंग सिस्टम को यूज कर सकता है देखने के लिए कि बिजनेस में आजकल कितनी सेल्स हो रही है, बिल्कुल वो भी एक यूजर है, सही बात है। देखो some users like accountants feed the data into the systems and other users like managers uses the AIS to access the data। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कर रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो, आप डेटा फीड कर रहे हो और मैनेजर्स उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सब कौन है, यूजर्स हैं। यूजर्स दो तरीके के हो गए, एक जो डेटा को फीड कर रहा है, एक जो डेटा को एक्सेस कर रहा है, सही बात है। ये आ गए पीपल में। सेकेंड है आपका प्रोसीजर, मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कलेक्टिंग, अलग अलग टीम से अलग अलग डेटा को कलेक्ट करना, स्टोरिंग, इनवॉइसेस को अपने लैपटॉप में स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना और फिर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, सही बात है। डेटा, डेटा इंक्लूड्स ऑल द फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन लाइक परचेज एंड सेल्स, परचेज एंड सेल्स का डेटा होगा, इनवॉइसेज होंगे, डेटर्स कौन कौन है, किससे किससे कितने कितने पैसे लेने हैं, कितने एक्सपेंस हुए, कितने रेवेन्यू हुए, ये सब डेटा आपके पास होगा, सही बात है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, थिंग्स लाइक कंप्यूटर, सर्वर्स एटसेट्रा आर नेसेसरी टू ऑपरेट AIS। AIS का मतलब क्या है कि भाई पूरा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, उसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ हार्डवेयर चाहिए, प्रोसेस कैसे करोगे, फीड कहाँ करोगे, स्टोर कहाँ करोगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज सॉफ्टवेयर लाइक टेली, क्विक बुक्स, ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो बिजनेस यूज करते हैं, that perform the various functions like generating the financial reports। आपके पास डेटा है, डेटा को क्या करोगे भाई, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे करोगे, सॉफ्टवेयर की मदद से। सॉफ्टवेयर जैसे कि टेली, आप उसमें डेटा फीड करते हो, वो आपको बताएगा आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपका लॉस कितना आ रहा है। बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी कितनी है, एसेट कितने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब कौन बताएगा आपको, सॉफ्टवेयर बताएंगे। लास्ट है इंटरनल कंट्रोल्स, ये बहुत जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल्स आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। These are the tools, checks, procedures, systems adopted by an organization to ensure the integrated of financial information, prevention of fraud। ये सब चीज़ें क्या है कि देखो एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। जैसे लेट्स से आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये नहीं कि सॉफ्टवेयर कोई भी चला ले, उसमें पासवर्ड होगा, पासवर्ड सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होगा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूजर्स हैं। जैसे मैनेजर्स के पास होगा, अकाउंटेंट्स के पास होगा, ये नहीं किसी भी टीम के किसी भी बंदे के पास होगा वो चेंज कर सकता है, नहीं, ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा, राइट। तो फ्रॉड्स मिनिमाइज करने के लिए, प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं।
ये आपके क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स। यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है कि क्या क्या हो सकते हैं। पर्सन मतलब स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद डेटा जो आप फीड करोगे, प्रोसीजर चाहिए, डेटा को कलेक्ट करना है मंथ की स्टार्टिंग में, उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, टैक्स की पेमेंट करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, डेटा से पैसा लेना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर, टेली वगैरह, ईआरपी मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसेस यूज करते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ऑफकोर्स जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका लैपटॉप वगैरह है, और इंटरनल कंट्रोल्स, ये आपके क्या हो गए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनुअल और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कंपैरिजन, ठीक है। ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, अकाउंटिंग बाय डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टू प्रोड्यूस द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि डेटर से कितना पैसा कब लेना है, बैलेंस शीट, ये सब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है। For their ultimate analysis, let us understand these activities in the context of manual and computerized accounting system. तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपके अकाउंटिंग के प्रोसेस के स्टेप्स थे, अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, तो ये सारे स्टेप्स देखते हैं कि मैनुअली कैसे होते थे, अब कंप्यूटराइज कैसे होते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या था कि पहले आप ये तो आइडेंटिफाई करो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपको कौन से रिकॉर्ड करनी है। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आप मोनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग नहीं होती है। तो आइडेंटिफाई करो, अब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, राइट, तो कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करनी, मैनुअली में कैसे होता था, कंप्यूटराइज में कैसे होता था। मजे की बात यह है दोनों में ही अभी भी मैनुअली होता है। ऐसा कोई कंप्यूटराइज सिस्टम आप कैसे बनाओगे कि आप आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे मैनुअली में आप आइडेंटिफाई करते थे, कंप्यूटराइज में भी वैसे ही करते हो, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम अभी आपने डेवलप नहीं करा है ना। ऐसा कोई सिस्टम तो हो नहीं सकता कि हाँ ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूँ, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये अभी भी किसको करना होता है, अकाउंटेंट्स को करना होता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है। देखो, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, इज कॉमन टू बोथ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सही बात है, राइट। मैनुअली जैसे आप करते थे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में वैसे ही करते हो, बिल्कुल सही। द सेकेंड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब आपको पता ही है, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना। तो मैनुअली की अगर मैं बात करता हूं, तो मैनुअली में क्या होता था कि सबके पास ना पहले वो मोटी मोटी बुक्स होती थी, पहले की बात है, अब तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो पहले सबके पास वो बुक्स होती थी, उसमें जर्नल एंट्री करते थे, कैलकुलेशन भी खुद करते थे। लेकिन अब क्या होता है, आपको टैली में बस डालना है और डेटा फीड हो गया। पहले आपको वो डेटा स्टोर करके रखना होता था, अब तो आपको सिर्फ डेटा टैली में फीड कर दो और वहीं पे स्टोर है, वहीं पे सेफ है, सब कुछ वहीं पे है। तो कैलकुलेशन भी खुद हो रही है, खुद से आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी है, कैलकुलेशन वो खुद कर लेता है। तो बहुत चेंज आ चुका है। देखो, अंडर द मैनुअल प्रोसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एक्सेट्रा आर डन मैनुअली। मैनुअली में हो सकता है कुछ जगह अभी भी मैनुअली होता हो, लेकिन मेजॉरिटी अब कंप्यूटराइज होता है। In the computerized process, the data content of such transactions is stored in a well-designed accounting database. इसका मतलब क्या है कि अब जो डेटा है, डेटा का मतलब जो आपके इनवॉइसेस वगैरह है, अब क्या होता है, बस आपको डेटा स्टोर करना होता है प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे डेटाबेस का मतलब क्या है, वही सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है, जर्नल से लेजर में पोस्ट करना। मैनुअली की अगर मैं बात करता हूं, तो जो ट्रांजैक्शंस आपने जर्नल में रिकॉर्ड करी है, जर्नल के बुक में, वही सेम ट्रांजैक्शंस आप लेजर में दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, यस और नो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार आप प्रोसेस कर रहे हो। सेम इनवॉइस है, पहले आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर लेजर में उसको ट्रांसफर कर रहे हो। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन डेटा डुप्लीसिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई ट्रांजैक्शन का डुप्लीकेशन हो रहा है, अब बार बार एक ही चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो। माना आपने क्लासिफाई किया है, लेकिन डेटा तो वही है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटराइज में क्या होता है, आपको सिर्फ एक बार जर्नल रिकॉर्ड करनी है, मतलब एक बार एंट्री करनी है, लेजर अपने आप बन जाते हैं। सो फिर हम लेजर क्यों सीख रहे हैं जब सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। देखो, अपने आप हो तो रहा है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। अगर आपको चेक करना ही नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा, आप उसको एनालाइज कैसे करोगे। आपके पास एक डेटा है, अगर आपको उस डेटा को समझना ही नहीं आता, आपको समझ ही नहीं आएगा कि डेटा में है क्या, लेजर में लिखा क्या हुआ है, तो आप क्या ही समझोगे, आप क्या ही उसकी अकाउंटिंग ढंग से कर पाओगे, क्या ही उसको एनालाइज कर पाओगे। इसीलिए सीख रहे हो। मैनुअली आपको करना नहीं होगा आगे कभी भी, मैनुअली आपको लेजर्स बनाने नहीं होंगे, लेजर्स आपको सॉफ्टवेयर्स बना के देंगे, लेकिन आपको उसको चेक करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा, इसीलिए आप सीख रहे हो, राइट। देखो, इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग द क्लासिफिकेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स
विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस। आपको बार बार कोई प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको एक बार डेटा को फीड करना है। इनवॉइस है, इनवॉइस को आपने फीड किया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद सब कुछ अपने आप होगा, राइट। नेक्स्ट देखो समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या था? समराइजिंग का मतलब था ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या मतलब था? ट्रायल बैलेंस बनाना, वो सब चीज़ें करना। तो यहाँ पे अगेन मैन्युअली अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ट्रायल बैलेंस खुद से बनाना होगा। पहले आपको लेजर्स बनाने होंगे, लेजर्स के बैलेंसेस निकालने होंगे, कैलकुलेशन आपको मैन्युअली करनी होगी और फिर उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना होगा। लेकिन अगेन कंप्यूटराइज में सब कुछ खुद से होगा। आपने जर्नल करा, लेजर खुद से बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी खुद से बनेगा, बिल्कुल ठीक है। देखो ध्यान से, The transactions are summarized to produce trial balance in the manual accounting system by ascertaining the balances of various accounts। वही बात है कि भाई मैनुअली क्या होगा, लेजर के बैलेंसेस निकाले जाएंगे, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस, और फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। एज द रिजल्ट प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स बिकम्स अ प्री रिक्विजिट फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। मतलब मैनुअली में आपको लेजर्स बनाने ही होंगे, तभी आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद से लेजर नहीं बनाने, लेजर भी खुद से बनेंगे, ट्रायल बैलेंस भी खुद से बनेगा। इन द कंप्यूटराइज प्रोसेस अ ट्रांजैक्शन और इवेंट वंस रिकॉर्डेड, एक बार अगर आपने रिकॉर्ड कर दिया, इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड कैन बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली। आपने अगर डेटा को फीड कर दिया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में डाल दिया है, उसके बाद सब कुछ खुद होगा, बिल्कुल मजे से। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैन्युअली में अगेन ट्रायल बैलेंस की मदद से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होगी। लेकिन अगेन अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की, खुद से बनेगा सब कुछ। आपको एंट्री करनी थी, बस चेक करना होगा कि हाँ सही बना है या नहीं बना। आपने रिकॉर्डिंग के टाइम तो कुछ गलती नहीं कर दी, बाकी सब तो वो खुद ही करता है, ठीक है। देखो, इन द मैनुअल प्रोसेस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस इज एसेंशियल। ऑफ कोर्स मैनुअली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? ट्रायल बैलेंस की मदद से। इन द कंप्यूटराइज प्रोसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम इटसेल्फ। सिस्टम आपको खुद से जनरेट करके देगा, आपको खुद से नोटबुक में जैसे अभी आप बना रहे हो वैसे नहीं बनाना। तो सर क्यों बना रहे हैं? अगेन जब तक आपको बनाने नहीं आएगा, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, उसका मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, अगर आप चीज़ें समझोगे ही नहीं, आपको डेटा दे दूंगा मैं, लेकिन क्या आप कोई डिसीजन ले पाओगे? आपको समझना ज़रूरी है कि भाई हाँ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हैं, इनडायरेक्ट ये हैं, पता होना चाहिए, इसीलिए सीख रहे हो, राइट। उसके बाद आओ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अगेन जो हमने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े थे ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम के ऑलमोस्ट वही एडवांटेजेस हैं, फटाफट से देखते हैं। स्पीड, सिंपल सी बात है, अगर आप जर्नल खुद से मेंटेन कर रहे हो, मैन्युअली एक एक एंट्री कर रहे हो, लेजर बना रहे हो, ट्रायल बैलेंस, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको बस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है और फिर तो सब कुछ फटाफट से हो जाएगा, राइट। अकाउंटिंग डेटा इज प्रोसेस फास्टर बाय यूजिंग अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम देन इट इज अचीव थ्रू मैनुअल एफर्ट्स। ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज कंप्यूटर्स रिक्वायर फार लेस टाइम देन ह्यूमन बीइंग्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क। सही बात है। एक्यूरेसी, बैलेंस शीट मैच नहीं होती ना, वहां पे 100% होगी, कंप्यूटराइज सिस्टम में तो होगी भाई। अगर आपने ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है तो फिर तो आपको 100% एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स, बैलेंस शीट मिल जाएगी। लेकिन मैन्युअली में आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स आर फार मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन टू दी मैनुअल सिस्टम्स। सही बात है। सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब मैन्युअली आप बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करते हो, ठीक है, उसको सिक्योर रखना। चूहे खा गए तो, आग लग गई तो, गुम हो गए तो क्या करोगे भाई? हाँ या ना, गीले हो गए, बारिश आ गई, भीग गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका डेटा आपके कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है, तो वो सिक्योर्ड है, आपने स्टोर कर रखा है। आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि यार चूहे आ गए तो क्या होगा, हाँ या ना, बारिश आ गई तो क्या होगा, कहीं गीले ना हो जाए। तो पहले ये प्रॉब्लम्स होती थी, अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होती है। द कंप्यूटराइज डेटा कैन बी केप्ट सिक्योर बाय वेरियस पासवर्ड्स। ऑफ कोर्स अब तो आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है, जैसे हमने इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ा था, है ना, इंटरनल कंट्रोल्स कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे क्या है, आप बहुत सारे पासवर्ड लगा सकते हो। मान लो सिर्फ आपको एक्सेस करना है तो पासवर्ड लगा दो, आप ही एक्सेस कर पाओगे, कोई और एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो डेटा चोरी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट। अब लोअर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, देखो अब क्या है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत कम लोग चाहिए। मान लो आपको अकाउंटिंग आती है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, बस आप और आपका सॉफ्टवेयर काम हो जाएगा। लेकिन जब आप मैन्युअली मेंटेन करते हो तो आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज़्यादा? ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, जर्नल बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा है।
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉस्ट की बात करी गई है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द कंप्यूटराइज प्रोसेस इज लोअर देन दैट इन द मैनुअल प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कंप्यूटर महंगा आता है। ऑफकोर्स वो वाली कॉस्ट अलग है, वो कॉस्ट मैं मान लेता हूँ, लेकिन वहाँ आपको सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पे आपको अगर मैनुअली कर रहे हो हर महीने आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी, बहुत सारे और एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ये सुनो 3-4 बंदे आपको रखने पड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सॉफ्टवेयर, एक लैपटॉप, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप हो, काम कर लो, बात खत्म। ठीक है, इसके बाद है स्टोरेज एंड रिट्रीवल। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, राइट, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्टोर, इतना सारा बुक्स कहाँ स्टोर करोगे भाई, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बहुत सारा स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ आपके कंप्यूटर में स्टोर है, बहुत कम जगह लेगा और आपका सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर वहाँ पे गुम हो गया तो गुम हो गया, रिकवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप उसका बैकअप ले सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद है क्वालिटी रिपोर्ट्स। ऑफकोर्स मैनुअली में आप जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हो तो बहुत दिक्कत होती है। रिपोर्ट्स मतलब क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट्स का मतलब लेट्स से अगर आपको ये जानना है कि भाई आपके डेटर्स कितने हैं, आपको क्या जानना है कि भाई डेटर्स कितने हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी, या फटाफट से निकाल लोगे। क्रेडिट सेल्स कितनी है, फटाफट से निकाल लोगे। फर्नीचर कब कब परचेज किया है, रिपोर्ट निकालनी है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में बहुत अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बहुत जल्दी निकल सकती है। मैनुअली में आपको अलग अलग वर्किंग्स करनी पड़ेगी, राइट। द डेटाबेस इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिपोर्ट्स। आपको जैसी रिपोर्ट चाहिए आपको वैसी रिपोर्ट मिल जाएगी। मान लो आपको चाहिए इस महीने आपके एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस कौन से हुए हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आपको कंपैरिजन करना है वो भी कर सकते हो। वहाँ पे कितनी दिक्कत होगी मैनुअली में, ये सुनो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज भी पढ़ने पड़ेंगे, फटाफट से देखो। पहला है कंट्रोल्स। सर कंट्रोल्स तो हमने पढ़ा था एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपने कोई पासवर्ड रखा भी है, वो पासवर्ड किसी को पता चल गया, डेटा चोरी हो सकता है, ये सुनो। तो कंट्रोल्स आपको प्रॉपरली रखने पड़ेंगे, नहीं तो डेटा लॉस इजीली हो सकता है, बिल्कुल सही। इफ एडिक्वेट कंट्रोल्स आर नॉट बिल्ट और आर नॉट फॉलोड इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ डेटा। या तो आपने कंट्रोल्स बनाए नहीं है, पासवर्ड रखा नहीं कि भाई कौन ही यूज करेगा, क्या ही करेगा, चोरी हो सकता है। आपने एडिक्वेट कंट्रोल्स बनाया लेकिन उसको फॉलो नहीं करा, पासवर्ड शेयर कर दिया, चोरी हो सकता है, राइट। सेकंड है डेटा करप्शन। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपको पता है बहुत सारे वायरसेस, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जहां बहुत सारे वायरस होते हैं। वायरस अगर आपके लैपटॉप में आ गया, कंप्यूटर में आ गया, तो डेटा गया, डेटा करप्ट हो जाएगा, आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, डेटा लॉस हो सकता है। आप अगर कोई पेन ड्राइव लगा रहे हो, पेन ड्राइव में वायरस है, ये सुनो, पेन ड्राइव में अगर वायरस है और वायरस आपके लैपटॉप में आ गया, फिर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, यस। अब मान लो जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको वैसे वैसे बहुत सारी मैन पावर रखनी पड़ेगी। हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी किसी को बुलाओगे और वो आपके क्या कर देगा, अकाउंटिंग कर देगा। उनको प्रॉपरली आपको सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो वो एक कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आ जाती है। देखो, द सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेजेस, आजकल जो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा कस्टमाइज्ड होते हैं बिजनेस के अकॉर्डिंग, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसको समझने में बहुत टाइम लगता है, उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो सकती है। जनरली रिक्वायर स्पेशलाइज स्टाफ पर्सनल, कोई भी नहीं कर सकता, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर उसके पास नॉलेज स्किल्स होंगी, वो तभी अकाउंटिंग कर सकता। एज ए रिजल्ट अ ह्यूज ट्रेनिंग कॉस्ट आर इंकर्ड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही बात है। लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब लिमिटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी आगे पढ़ने भी वाले हैं। सारे सॉफ्टवेयर्स आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकते। मान लो आपने टैली ले लिया, अब टैली सबके लिए सेम बना हुआ है ना, एक बहुत ही जनरलाइज सॉफ्टवेयर है। अब मान लो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है बिजनेस की, आपको कोई और रिपोर्ट जनरेट करनी है और वो उस सॉफ्टवेयर से नहीं निकल पा रही, ये बहुत दिक्कत की बात है, तो क्या करोगे? हाँ या ना। तो सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती है, सारी रिक्वायरमेंट्स एक सॉफ्टवेयर फुलफिल नहीं कर सकता है। देखो, सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। टैली में अपडेशन होती रहती है, उसके अपडेट्स आते रहते हैं। वो कैसे आते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वो टैली को बताया जाता है, ठीक है, जो टैली के डेवलपर्स होते हैं उनको बताया जाता है, तो वो कुछ अपडेशन करते हैं। तो ऐसे हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग है, तो टैली जो है वो सब बिजनेस के रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैं टैली का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने टैली सुना होगा, राइट। इसलिए इट मे नॉट बी एबल टू डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट मे अराइज। अगर एक बिजनेस की ऐसी प्रॉब्लम है जो टैली ने पहले सुनी नहीं है, टैली ने पहले एक्सपीरियंस नहीं करी है, तो उस सॉफ्टवेयर में वो नहीं होगी, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद लास्ट है आपका इल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ऑफ कोर्स
आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप समझ सकते हो, राइट। तो जैसे ही अब आपके कंप्यूटर्स आ गए हैं जहाँ पे सब कुछ काम कंप्यूटर्स पे हो रहा है, तो उसके हेल्थ पे इफेक्ट्स काफ़ी खराब है, जैसे कि नेक में पेन, बैक में पेन, हेडेक, ये सब चीज़ें तो ऑफकोर्स है ही, राइट। द एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, बैड बैक्स, बैक में पेन होना, आई स्ट्रेन, मस्कुलर पेन्स, ये सब चीज़ें तो ऑफकोर्स हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स जनरली 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स, मतलब सबके लिए बने हुए हैं, ऑफ द शेल्फ, आप जाके परचेज कर सकते हो। टैली इज वन ऑफ द रेडीमेड सॉफ्टवेयर जनरलाइज यूज के लिए। जैसे मान लो बिजनेस सबके अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मान लो आपका छोटा बिजनेस है, आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, बस, ज़्यादा आपको रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि जो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है वो परचेज कर सकते हो। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया, वो क्या है, जनरलाइज सॉफ्टवेयर है, राइट। देखो, दीज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक यूजर, किसी एक स्पेसिफिक यूजर को सोच के नहीं बनाया गया कि जनरलाइज छोटे छोटे बिजनेस इसको यूज कर सकते हैं, but for users in general, right? Ready to use accounting software is suited to organizations running small or conventional businesses where the frequency or the volume of accounting transactions is very low, example tally, ठीक है, छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं जो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग जानते हैं, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग कर सकते हैं, वो टेली यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कस्टमाइज्ड। अब कस्टमाइज का मतलब क्या है कि आपके पास एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, उसमें आपको कुछ कस्टमाइज्ड कराना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सॉफ्टवेयर ही आप कस्टमाइज करा रहे हो, पूरा सॉफ्टवेयर आप अकॉर्डिंगली अपने लिए बना रहे हो, नहीं नहीं नहीं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कराना, दैट इज कस्टमाइज। उसको थोड़ा सा चेंज करना कि भाई मुझे ये भी चीज इसमें ऐड करवानी है, तो ये चीज आप इसमें ऐड कर दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमाइज। देखो, द टर्म कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। अगर आपको टैली में कुछ चेंजेस कराने हैं तो वो आप करवा सकते हो। मान लो आपके बिजनेस पे जीएसटी अलग लगता है, वैट अलग लगता है, तो मतलब कुछ भी चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, करेक्ट। मान लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी लिया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप सेल्स का डेटा डालते हो कि आपने इतनी सेल्स करी है, और आपको अपना इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का डेटा अलग से डालना होता है, लेकिन आप उसको कस्टमाइज करा सकते हो। कैसे करा सकते हो कि जैसे ही आपने सेल डाली कि मैंने आज इतने गुड सेल कर दिए, वो आपके इन्वेंट्री में, आपके स्टॉक में अपने आप अपडेट हो जाए, मतलब आपके स्टॉक में से माइनस हो जाए। आपने सेल करी, वहां से आपके स्टॉक में से माइनस हो गया, आपने परचेज करी, अपने आप स्टॉक में से ऐड हो गया। तो हो सकता है वो जनरलाइज मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर में ना हो, लेकिन आप उसको कस्टम करवा सकते हो, उसको कस्टमाइज करवा सकते हो, राइट। देखो, the term customized software means making changes in the ready-made software to suit the requirement of the user, that is making it user specific. For example, standardized accounting software may contain sales voucher and inventory status as separate options. मतलब sales voucher अलग है, inventory का status अलग है। आप sales डाल रहे हो, उस पे inventory का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप इसको क्या करवा सकते हो, इसको आप कंबाइन करवा सकते हो। जैसे कि when the user requires that inventory status to be updated immediately, automatically upon entry of sales voucher, जैसे ही आप सेल्स करो आपकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाए, राइट, एंड रिपोर्ट्स बी प्रिंटेड, द सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी कस्टमाइज, आप उसको कस्टमाइज करवा सकते हो, ठीक है। लास्ट है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, मतलब आपने पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। तो जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो टेली वगैरह यूज नहीं करते हैं, वो अपने लिए एक प्रॉपर अलग सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, जो उनको रिपोर्ट्स चाहिए, जो भी उनको फंक्शन चाहिए, उन्होंने अपना प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनवाया, तो वो एक बिल्कुल यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, राइट। देखो, द टर्म टेलर मेड सॉफ्टवेयर रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द यूजर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। These softwares are not available off the shelf. Off the shelf का मतलब ये आप किसी शॉप पे जाके परचेज नहीं कर सकते हो, करेक्ट, but are developed to meet the requirement of the user on the basis of discussion between the user and developer. तो जो भी सॉफ्टवेयर का डेवलपर है और जो यूजर है, यूजर मतलब जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, उस पर प्रॉपर डिस्कशन होगा, वो बताएगा मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या इस सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, राइट। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज जनरली टेलर्ड इन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, अलग अलग यूजर्स होंगे। मान लो आपके हर स्टेट में ब्रांच है और हर स्टेट में जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होगा उसको वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, इतना बड़ा बिजनेस है, तो आप क्या बनवाओगे, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, और मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, ये चैप्टर खत्म होता है, राइट। सो मैंने कोशिश करी है कि जितने भी आपके एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको मैं कवर कर लूँ, उन सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रट्टे मारे जा रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, याद करने में प्रॉब्लम आती है। आपसे चीज़ें याद कब आसानी से होती है, जब आपको चीज़ें समझ में आती है। तो मैंने कोशिश करा है कि आपको ये चैप्टर भी मैं समझा दूँ। जनरली ये चैप्टर समझाना आसान नहीं होता क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, लेकिन आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो आज हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 15 फेब को मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, आज है 15 फरवरी, सिलेबस कंप्लीट हो गया। जितने भी कॉन्सेप्ट्स, मतलब ये समझ लो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपके टर्म 2 के थे, मैंने वो एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है वो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। 1 शॉट वीडियोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स की ऑलरेडी आ चुके हैं, हर चैप्टर की आ जाएगी। सैम्पल पेपर्स भी इस वीक से शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्स के लिए आपको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, सब मिल जाएगा आपको। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो ज़रूर कर देना, और आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि हाँ सर हमें चैप्टर समझ में आ गया, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।